टर्म है आपके पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, तो सिस्टमैटिक्स जो है, आप क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले मैं एक और टर्म लिख देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आप क्या सुनेंगे यहाँ पे, टेक्सोनोमी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनोमी जो है दैट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब समझ आया कितना सिंपल है, कितना साधारण है। जो आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई करने को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है कि फिर सिस्टमैटिक्स क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, बोलेंगे फिर डिफरेंस क्या हुआ, फिर अलग अलग वर्ड देने की क्या रिक्वायरमेंट थी, अलग अलग टर्म देने की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों ही स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर हम टेक्सोनोमी के भरोसे बैठे होते तो आज के डेट में जिन बैट्स को हम एक सिंगल इकलौता फ्लाइंग मैमल के तौर पे जानते हैं, उस मैमल को आज हम लोग बर्ड्स के अंदर पढ़ाई कर रहे होते। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो टेक्सोनोमी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर के आधार पे। लेकिन जब आप स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन तो करें, लेकिन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा वहां पे, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि जितने ऑर्गेनिजम्स इस लिविंग सिस्टम में अवेलेबल है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सिस्टमैटिक्स। तो अगर आज की बात से आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब हुआ, तो है ये स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे आपको उन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन देखना पड़ेगा, क्या वो सब आपस में एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के आधार पे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, ये भी देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर एक और नीट का क्वेश्चन आता है आपके पास कि जब आप टेक्सोनोमी की यहाँ पे पढ़ाई कर रखी है, तो टेक्सोनोमी की पढ़ाई करने के बाद नोट करके मैं लिख देती हूँ अलग से आपको, देन ऑब्वियस है। तो यहाँ पे नोट करके आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस ही है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस कितनी अच्छी बात है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी आपको किनका नाम याद रखना है, कैरोलस लिनियस का। इसके लिए भी आपको किसका नाम याद रखना है, कैरोलस लिनियस का। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन है, कैरोलस लिनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, और उन्होंने जो बुक लिखा है और उनकी जो पब्लिकेशन है उसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स से याद रखेंगे, क्योंकि आप फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोल रहे हैं, कैरोलस लिनियस को बोल रहे हैं। कभी अगर एग्जाम में भूल गए, एक जैसे ऑप्शन मतलब लेमार्क, लिनियस, डार्विन, एक जैसे मिलते जुलते नाम लिखे होते हैं, तो आप इससे याद रखेंगे कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी आपने किसको बोला था, कैरोलस लिनियस को बोला था। ठीक है, तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था, तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरी। तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर हेडिंग भी दे देती हूँ इसकी,
SYSTEMA, सिस्टेमा, NATURE, सिस्टेमा नेचुरी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है इसका, ठीक है। इसके लिए भी आपको किसका नाम याद रखना है? पैरुलस लिनियस। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं, सब कुछ आपने क्या सीखा है? न्यू सीखा है आज की क्लास। ये था जब आप 9th में पढ़ाई कर रहे थे, एक छोटा बॉक्स बना के उसके अंदर सारी चीजें दी गई थी, बट होता ये है कि उस टाइम बच्चों को आदत नहीं होती चीजों को समझने की, वो रटने के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में काफी कम चीजें होती है। रेयरली 100 में से निकाला जाए तो 1 या 2 बच्चे होते हैं जो थोड़ी कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को 11th में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 0 लेवल बेसिक से लेके जो है वो मैं चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया और समझाया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इतना पार्ट जो है आज की क्लास में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? टेक्सोनॉमी कैटेगरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेक्सोनॉमी, हायरार्की, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ये होता क्या है आखिर? ठीक है, तो पंक्चुअल रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद ये हार्डली 2 क्लासेस होंगी जिसमें आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ईच एंड एवरी क्लास रेगुलर रहेंगे, मेंटेन करेंगे, अटेंड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और बहुत ही थोड़ा और बहुत कम, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा ना, अब जैसे मैं आज की क्लास के बारे में बात करूँ तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो एक बस ये और ये, बस इतना सा, यही आपने आज की क्लास में क्या किया है, सीखा है। ये तो क्या है, स्पेशल कॉपीराइटेड है, ये तो अभी के अभी आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाना चाहिए। इसमें मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको भी मास्टरी करनी है, या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने से तो आप उसको बदल लेंगे, या आपको वहाँ नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज जैसे है वैसे आप इसको क्लास में नोट करते चलेंगे। मैंने आपको बार बार रिपीट करा है कि बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बना के रखा है, बस रटने वाला और लिखने वाला सब्जेक्ट है, वो नहीं है यहाँ पे। अगर रटने वाला लिखने वाला सब्जेक्ट होता तो बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते, कुछ और बनते। ठीक है, अब अगर एक डॉक्टर सर्जरी करने के पहले वो सोचे कि अच्छा किताब में देखते हैं कि इसके बाद डिसेक्शन में आगे क्या करना है, तो पेशेंट तो मर ही जाएगा। तो बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस मिथ को निकाल देंगे अपने दिमाग से, और ईच एंड एवरी क्लास करते चलेंगे। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए ठीक है।